आज अपन पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देख कि क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन और किसने किया, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। कि 4 फरवरी, देखो ये बुक के अंदर तो डेट नहीं, लेकिन 4 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया गया था। तो ये अपने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जो शुरुआत हुई थी 1920 में और ख़त्म हुआ था 1922 में। ये क्यों था? जो चोरी चोरा घटना है, इसकी वजह से उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, जहाँ पर पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो वो क्या है कि आंदोलन हिंसक हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। अब देखो, इनको इनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, यानी ये जो हिंसा हुई, जो पुलिस कर्मियों को वहाँ पर जिंदा जला दिया, 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था वहाँ पर। और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। तो जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनको क्या है, प्रशिक्षण की जरूरत है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। तो कांग्रेस के नेता है, ऐसे जन संघर्ष उन्होंने खूब किए थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो कांग्रेस के सदस्य क्या है, वो इन जन संघर्षों से वो थक चुके थे। उन्होंने क्या है कि एक चुनाव हो रहे थे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो ये प्रांतीय परिषदों में चुनाव होने वाले थे, उन्होंने वो हिस्सा लेना चाहते थे। अब देखिए उनको, ये देखिए आप, भाई कांग्रेस के सदस्य ये चाहते थे कि अब अपन थक चुके हैं काफी। अब देखो, वो प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे कांग्रेस के सदस्य। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना, और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो उनको ये लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे और सुधार की वकालत करना, और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। उनको पता भी था कि ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। अब देखो, यहाँ पर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो, ये जो है ना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों पहले कांग्रेस में थे। तो वो क्या है कि काफ़ी परेशान हो चुके थे। उन्होंने राजनीति में वापस लौटने के लिए एक पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ये कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी अलग बना ली थी। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू और ये जो सुभाष चंद्र बोस है जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। यानी अपन बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और सुभाष चंद्र बोस जिन्हें आज़ाद फौज का गठन किया था, उन्होंने ये युवा नेता थे। उन्होंने क्या है, जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे ये। आगे देखो, अपन बात करेंगे आंतरिक बहस। अब देखो, आंतरिक बहस किस प्रकार होती है। आंतरिक बहस वह असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। तो आंतरिक बहस और असहमति के माहौल में ऐसे ये दो तत्व थे जिन्हें 20 के दशक में, यानी 1920 के आसपास आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा वो भी बदल दी थी। पहला कारक देखिए, यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अब ये जो आर्थिक मंदी किस कारण आई थी, ये क्या है,
जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1919 में ख़त्म हुआ था, नवंबर में, 28 नवंबर के आसपास, 28 नवंबर 1919 में ख़त्म हुआ था। तो विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था वो चौपट हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर देश है वो युद्ध में अपना खर्च लगा रहे थे, व्यस्त थे, इसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। तो विश्व स्तर पर क्या आ गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, जो 1929 तक चली थी वैसे तो ये। अब देखो 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी थी। 1926 में कृषि में जो भी उत्पादन थे उन कृषि की कीमतें वो गिरने लग गई थी, और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। यदि ऐसा पूछा जाए कि आर्थिक मंदी है वो ज़्यादा असर इसका ये देखा जाए तो ये डेट 1929 से शुरू होकर यानी ये जो 1929 से, आपकी किताब में 30 है तो 30 मान लेना, तो एग्जैक्टली ये 1929 से लेकर 1933 यानी 1933 और 34 तक रही थी ये आर्थिक मंदी। तो इसका असर है वो यूरोप में सब जगह पड़ा था, यूरोप में क्या पूरे विश्व में। अब देखिए यानी 1930 के बाद पूरी तरह धराशायी हो गई और कृषि उत्पादों की मांग गिरी, तो कृषि का उत्पादन भी गिर गया और निर्यात कम होने लगा। तो निर्यात भी क्या है, कम होने लगा था। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। तो किसान है वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि उपज नहीं बेच पा रहे थे और लगान भी नहीं चुका पा रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत ही भारी पड़ रहा था। अब देखो यहाँ आपको 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरे थे, क्योंकि जो महामंदी है वो 1930 में इतनी खतरनाक थी कि पूरा विश्व इसके अंदर चपेट में आ गया था। इसे पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, यानी नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि टोरी सरकार ने क्या है, ये सर जॉन जो साइमन है ना, ये उसके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। यानी भारत में उस समय राष्ट्रवाद चरम पर था, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, तो उन राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए आयोग गठित किया गया था कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करेंगी। कि ये आयोग गठित किया गया जो वहाँ पर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेगा। कौन सा आयोग है, ये सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में जो गठित किया गया था ब्रिटेन में, और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यानी ये जो आयोग सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो गठित किया गया था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे इसमें अंग्रेज थे। इसके कारण क्या है कि भारत में इसका विरोध किया गया था कि एक भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, तो ऐसे नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक, ये नारे लगे थे। यानी भारतीयों ने उसका विरोध किया था। जब देखो इसकी 1927 में ये वहाँ पर ये कमीशन बना दिया गया था ब्रिटेन में, और भारत कब पहुँचा था, ये 1928 में। और इसका विरोध भारतीयों ने किस तरह किया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे नारे लगे थे। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे लोगों ने लगाए थे भारतीयों ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, तो इसमें कांग्रेस है, मुस्लिम है, सभी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का यानी गोलमाल सा ऐलान कर दिया था। अब यहाँ पर ये विरोध को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर चाल खेली। उन्होंने क्या 1929 में क्या किया था कि डोमिनियन स्टेट
के तहत भारत को आज़ादी दी जाएगी। तो ऐसा उन्होंने एक लालच दिया था भारतीयों को कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है कि अंग्रेज है वो धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित कर देगी, लेकिन आपको इसके तहत काम करना पड़ेगा। डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान कर दिया कि आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, और उन्हें इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। तो ये समय सीमा उन्होंने नहीं बताई थी, किसने? लॉर्ड इरविन ने। अब देखो आगे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, कि भारतीयों को यानी एक संविधान बनाना पड़ेगा और समय समय पर क्या गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। भाई गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा और उसमें भारतीयों की बात रखी जाएगी, लेकिन ये सम्मेलन इससे कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। तो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस है वो आक्रामक हो गए थे कि हमें इसके तहत स्वतंत्रता नहीं चाहिए। अब देखो उदारवादी, और देखो उदारवादी विचारधारा है वो अपन देखेंगे एक बार। ये पीछे क्या है ये देख लीजिए। देखो यहाँ पर दे रखा है कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया था। देखो लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी थी और प्रदर्शन के दौरान मिले घेरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये पंजाब का था लाला लाजपत राय, उस पर क्या है पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, इसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने ये भी कहा कि मेरे सीने पर एक एक जो लाठियां पड़ी हो यानी एक एक कील सिद्ध साबित होगी यानी। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किस भारतीय जो यानी कि लाठियों से हत्या कर दी गई थी? तो लाला लाजपत राय। तो ये लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है इलाहाबाद में कांग्रेस नेताओं की बैठक 1931 में। ये देखिए कांग्रेस नेता है वो बैठकें कर रहे। इसमें देखो महात्मा गांधी के अलावा इस क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो गृह मंत्री थे पहले, और जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह ये बैठक कर रहे थे। अब देखो अपन बात करेंगे उदारवादी और देखो मध्यम मार्गी नेता। तो उदारवादी मध्य मार्गी नेता की बात करेंगे। देखिए अपन इसको थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं। तो देखो उदारवादी व मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। अब जो लॉर्ड इरविन ने जो एक लालच दिया था कि डोमिनियन स्टेट के तहत ही भारत का संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाएगी और उसकी तहत ही स्वतंत्रता दी जाएगी, तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे कौन कौन? उदारवादी और मध्यम वर्ग। लेकिन इस खेमे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में रखी थी। और ये कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी दिसंबर 1929 में। और ये रावी नदी के तट पर था ये, तो उस पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी को औपचारिक रूप मान लिया गया था कि इसी दिन भारत को पूर्ण स्वराज्य इसी दिन मान लिया गया था। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसी दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो वहाँ पर ये शपथ ली गई थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया। इसी कारण आज अपन जो 26 जनवरी मना रहे हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, तो ये इसी दिन को अपन चुना गया है कि पूर्ण स्वराज की अपन ने पहल की थी उस समय।
तो ये 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो अपना आज गणतंत्र दिवस के रूप में मना लेते हैं। पूर्ण स्वराज की संघर्ष की शपथें लेंगे। अब देखो आगे है, यानी उससे कि उस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी के कोई और रास्ता ढूंढना था। तो महात्मा गांधी अब सोचा कि ये कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो दूसरा कोई रास्ता ढूंढ रहा था महात्मा गांधी जी। अब देखो अपन बात करेंगे गांधी जी की नमक यात्रा के बारे में, कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी नमक के एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दे रहा था। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि देश की जनता को कैसे अपने एक यानी इकट्ठे करे, यानी जनता को किस तरह प्रेरित करे। तो उन्होंने एक प्रतीक के रूप में नमक को चुना कि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, यानी पत्र लिखा था उन्होंने 31 जनवरी 1930 को। उस समय वायसराय था, इरविन को क्या लिखा था, एक पत्र लिखा। किसने? गांधी जी ने। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। तो गांधी जी ने क्या है, 11 मांगों का एक पत्र लिखा। किसको? वायसराय इरविन को लिखा था 31 जनवरी 1930 में। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ था। तो देखो इनमें कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। तो कुछ तो उद्योगपतियों से लेकर थी, कुछ किसानों से संबंधित थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज को सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। तो गांधी जी का मुख्य जो टारगेट इन लक्ष्य था कि सभी समाजों को एक साथ जोड़ना, चाहे पूंजीपति है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे गरीब है, ताकि सभी इनके अभियान में शामिल हो सके। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने की बात। तो 11 मांगों में ये भी मांग थी कि जो सरकार नमक कर ले रही है वो खत्म होना चाहिए। देखिए, तो पहली बात क्या थी गांधी जी की, यानी नमक कर को खत्म करने की थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, तो नमक के बिना अमीर भी नहीं रह सकता है और गरीब भी नहीं रह सकता है। तो दोनों यहाँ नमक का इस्तेमाल करते हैं। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक करे और इसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। कि ये जो सरकार इस पर टैक्स लगा रखा है, कर ले रही नमक पर, ये ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू है, दमनकारी कानून है ये। तो इस तरह महात्मा गांधी ने कहा। अब देखो आगे अगर बात करेंगे कि महात्मा गांधी का ये पत्र एक अल्टीमेट यानी चेतावनी की तरह था। तो महात्मा गांधी ने जो पत्र दिया ना 11 सूत्री मांगों का, वो एक अल्टीमेट यानी चेतावनी की तरह था। ये उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक इनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने छोड़ देगी। तो उन्होंने क्या है कि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने छोड़ देगी। जो गांधी जी ने ये शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो उस आंदोलन को कांग्रेस छोड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। ये जो 11 मांगे थी वायसराय इरविन है झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो 11 मांगे नहीं मानी गई तो गांधी जी नया प्लान बनाता है कि महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। मतलब गांधी जी 78 जो उसके अनुयायी थे उसके साथ में नमक यात्रा की शुरुआत कर दी थी। वॉलेंटियरों को मतलब उसके अनुयायी थे 78। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी।
देखो साबरमती है, नदी है ये, तो साबरमती के पास में, साबरमती कहाँ है, गुजरात में। तो गांधी जी के आश्रम से कितनी दूर थी, 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक, ठीक है ना, तो स्थान था दांडी नामक, और ये गुजराती तटीय कस्बे में, तो समुद्र तट पर था ये दांडी। अब देखो वहाँ पर ये ख़त्म होनी थी, तो गांधी जी के 240 किलोमीटर आश्रम से ये दूर थी वहाँ। अब देखो दांडी नामक पर ये यात्रा ख़त्म होनी थी। अब ये अपन बात करते हैं कि गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। तो गांधी जी लगातार 24 दिन चले और 10 मील का सफ़र उन्होंने तय किया, और गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्होंने सुनने आते थे। वैसे देखो ये यात्रा 12 मार्च को शुरुआत करते हैं गांधी जी, ठीक है ना, सविनय विज्ञान आंदोलन 12 मार्च 1930 में शुरुआत करते हैं, और ये नहीं जो 6 अप्रैल है उस, ये देखो ये 6 अप्रैल दे रखा है, तो उस दिन वो दांडी पहुंच जाते हैं, और ये जो है नमक कर, जो नमक कानून है वो गांधी जी तोड़ देते हैं, स्वयं जाकर के नमक बनाते हैं। तो आपको डेट आपकी बुक में दे नहीं रखी है, तो आप केवल सिंपली याद ये जो दे रखा है 24 दिन याद रखना। आप एक बार देखिए पुण्य, तो 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय करते, और गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्ण यानी अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा नहीं माने। तो अंग्रेज़ों का जो कहना है वो कोई भी नहीं मानेंगे, शांतिपूर्ण जो अवज्ञा करे, और अंग्रेज़ों का कहना भी नहीं मानना चाहिए। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे, कौन, गांधी जी, और उन्हें समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और ये कानून का क्या था, उल्लंघन था, क्योंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था, उसका गांधी जी ने तोड़ दिया था। खुद ने समुद्र पर पानी उबाल करके क्या बनाया, नमक बनाया था। तो ये गांधी जी ने किया था। अब देखो आगे अपन बात करेंगे, यहीं से सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू होता है, और यहीं से शुरू हो जाता है। और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेज़ों का इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के आह्वान किया जाने लगा था। औपनिवेशिक का मतलब क्या है कि अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उल्लंघन करने का आह्वान किया। और देश के विभिन्न भागों में देखो, ये देखो चित्र देख लो आप, गांधी जी आपको दिखाई देंगे इसमें, ठीक है ना। ये उसके 78 है, देखो गांधी जी को देख लीजिए आप, ये देखो ये रहा गांधी जी के, ये धोती पहन रखा है, और ये आपको, और उसके 78 अनुयायी है वो इसके साथ में है। अब देखो इस चित्र में आपको देख लिया होगा ये क्या हो रहा है। अब अपन बात करेंगे, हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, मतलब हजारों लोगों ने वहाँ पर साबरमती आज जो दांडी था, दांडी पर क्या है कि कानून तोड़ दिया था, और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। तो सरकारी नमक कारखाने जितने भी थे उस पर क्या है कि कारखानों पर यानी प्रदर्शन किया था। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा था, वो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार करने लगे, और शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी थी। तो शराब की दुकान है उसकी भी पैकेटिंग होती, देखो पैकेटिंग में आपको अर्थ इसमें दे रखा होगा, देखो आप देख सकते हो, इसमें नहीं दे रखा, देखो एक बार वापस देख लीजिए,
यानी शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी थी, तो शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया था। और पैकेटिंग का मतलब दवा बोलने लगे थे वहाँ पर। और किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने में इनकार कर दिया था। तो किसान है चौकीदार कर यानी चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे थे। तो देखो हजारों लोगों, देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि किस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों ने किस तरह उसका विरोध किया था अंग्रेज सरकार का। तो पहले तो उन्होंने कानून तोड़ा, नमक कानून। फिर सरकारी कारखानों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। फिर क्या आंदोलनकारियों ने क्या किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों पर क्या है कि धरना दे दिया। और किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया था। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन किया था और सभी कानून उन्होंने तोड़ दिया था। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे दे दिए। गांव में जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। ये वन कानून अंग्रेजों ने बना रखे थे, उनका भी आदिवासियों ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जी वो बात मानते थे। अब देखो ये आप देख सकते हो कि कानूनों का उल्लंघन नहीं करने लगे और लकड़ी बीनने और मवेशी को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे थे। यानी ये जो आरक्षित वन है वो सरकार द्वारा उस पर नियंत्रण था कि इसमें कोई नहीं घुस सकता है। लेकिन कानूनों को तोड़ने के लिए कि आदिवासियों ने गांधी जी की बात मानी और लकड़ी बीनने से नहीं, लकड़ी से जो भी वो वस्तुएं या सामान बनाते थे वो करना। और मवेशियों मतलब पशु चराने के लिए वो इसमें जंगलों में घुस गए थे आदिवासी, गांधी जी के कहने पर। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। तो अंग्रेजी सरकार है, औपनिवेशिक सरकार है, और वो कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए थे। अब देखो अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया था। अब देखो यहाँ पर गांधी जी का एक अनुयायी था, समर्पित यानी विश्वास पात्र था, कौन, अब्दुल गफ्फार खान, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो गुसाई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और तो अब्दुल गफ्फार खान को जब गिरफ्तार किया तो क्या होता है देखिए। इन्हीं गांधी जी का अनुयायी था ये, अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया तो गुसाई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आई। तो भीड़ है वो पुलिस के सामने आ गई और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस भीड़ में अंग्रेजों ने लोगों यानी बहुत सारे लोगों को मार दिए गए थे। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया, यानी एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी क्या है गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। अब जैसे ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो सोलापुर है ये महाराष्ट्र में, और ये औद्योगिक मजदूर है, उन्होंने भी अंग्रेजी शासन के प्रतीक जो पुलिस है उसकी चौकियों पर हमला बोल दिया। नगर पालिका भवनों और जो न्यायिक अदालत है उस पर और रेलवे स्टेशन पर भी हमला शुरू कर दिया था आंदोलनकारियों ने। और भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। तो अंग्रेजी सरकार ने इन आंदोलनकारियों को दबा दिया था। दमनकारी जो पुलिस है उन्होंने क्या है कि निर्मम तरह से लोगों की पिटाई की गई थी और गोलियों से उस क्या कि इस रास्ते को यानी दमन कर दिया गया था। अब देखो शांतिपूर्ण अपन बात करें कि शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए थे किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया था। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो औरतों या बच्चों हैं उनको भी मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए थे। अब आगे बात करते हैं महात्मा गांधी एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। अब देखो एक बार तो 1922 में महात्मा गांधी जी को वापस लिया था
और फिर ये भी 1930 में शुरू करके वे भी वापस लेने की कोशिश की उन्होंने कि 5 मार्च 1931 में उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखतें कर दिए। तो गांधी जी वायसराय था ना ये इरविन, उनने एक समझौता कर लिया था 5 मार्च 1931 में किया था इरविन के साथ। और ये देखो क्या कहलाता है, आप ये देख सकते हो, दस्तखत कर दिए। और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। तो ये गांधी जी है वो इसे 5 मार्च 1931 में इरविन से समझौता कर लिया, और जो गोलमेज सम्मेलन होगा ना लंदन में, उसमें गांधी जी हिस्सा लेंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो, सत्याग्रहियों पर हमला करती है पुलिस। ये देखो 1930 का चित्र दे रखा है। देखो भीड़ को पुलिस किस तरह तितर बितर करती है और किस तरह अत्याचार करती है। आगे देखो, अपने बात करते हैं अब गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होना था, ये था लंदन में होने वाला था। कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, कांग्रेस क्यों हमें इस सम्मेलन में नहीं जाएंगे। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। तो राजनीतिक कैदी थे उसको क्या है, रिहा करने पर राजी हो गई थी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे। तो गोलमेज, द्वितीय गोलमेज प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और द्वितीय हुआ था 1931 में। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में दिसंबर सर्दियों में गए थे वो, और सम्मेलन लिए गांधी जी लंदन गए। और ये वार्ता के बीच से में ही टूट गई और निराशा वापस लौटना पड़ा। गांधी जी की बातें फिर नहीं मानेगी, तो गांधी जी है वो वापस आ गए और निराश होकर के वो वापस लौट गए। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। सरकार ने क्या है, फिर नए तरीका अपनाया उन्होंने दमन करने का। गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। इनको जेल में डाल दिया, गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू को। आगे देखो, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये जो कांग्रेस थी ना, उसको क्या भाई ये गैर कानूनी है, ये जो संस्था बना रखी है, जो कांग्रेस ने स्थापना की ना, ये जो अपनी 28 दिसंबर 1885 में स्थापना की थी कांग्रेस ने। तो इसने क्या है कि गैर कानूनी घोषित करा दिया था अंग्रेज सरकार ने, और सभाओं और प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। जो सरकार द्वारा सभा जहाँ पर भी की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बहिष्कार के ऊपर सख्त कदम उठाया था पुलिस द्वारा। और भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। अब गांधी जी कभी तो शुरू करते हैं, कभी खत्म कर देते हैं, कभी दोबारा शुरू कर देते हैं, और साल भर तक आंदोलन चला। फिर देखो ये 33-34 में चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंदे पड़ने लगी थी। अब बार बार जनता भी परेशान हो जाती है, तो इस कारण 1934 में आते आते तक वापस है वो मंदे पड़ जाता है। क्या, ये जो आंदोलन उन्होंने 1933-34 में किया ना, वो वापस से मंद पड़ गया था। अब देखो, तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे और फिर अपना अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए।